नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स टॉपिक से। तो यार थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने बात की थी यार थर्मोडायनामिक्स जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात की थी। फिर हमने हीट इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की थी। फिर हमने कुछ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस देखे थे और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी हमने देखा था। ठीक है, तो कुछ प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इन आइसोबारिक प्रोसेस द प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आइसोबारिक में हमको पता है भाई हमारा प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। P इज अवर कांस्टेंट, कि प्रेशर हमारा क्या होगा, चेंज नहीं हो रहा होगा। वो होता है बच्चों हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। वाइल इन आइसोकोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और हमको ये भी पता है कि भाई आइसोकोरिक के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा वॉल्यूम जो होता है वो होता है कांस्टेंट। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट है तो बच्चों मेरा ये प्रोसेस हो जाएगा आइसोबारिक। अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये मेरा हो जाएगा आइसोकोरिक। ठीक है। फाइनली इफ द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, अगर मेरा क्या सिस्टम क्या है, इंसुलेटेड है सराउंडिंग के साथ में। ठीक है, इंसुलेटेड है मतलब मेरा कोई इंसुलेटेड है मतलब वहां से कोई मेरी हीट एनर्जी, वहां से मेरा टेम्परेचर जो होगा ट्रांसफर नहीं होगा। ये अगर मेरे पास क्या है, ये है बच्चों मेरे पास एक सिस्टम है मेरे पास, और ये मैं इसको वॉल मान लेता हूँ, और ये मेरी वॉल का मैं मान लेता हूँ ये मेरी क्या है, इंसुलेटेड वॉल। ठीक है, तो ये इंसुलेटेड वॉल क्या कर सकती है भाई, ये हमारी ना तो हीट को क्या करेगी है, ये हमारे क्यू को ट्रांसफर नहीं करेगी। ठीक है, अगर मेरे पास इसका कुछ टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, तो बच्चों ना तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारी हीट कुछ यहाँ से फ्लो हो पाएगी, ना ही टेम्परेचर हमारा फ्लो हो पाएगा। तो सिस्टम को हमने क्या कर दिया, इंसुलेटेड कर दिया सराउंडिंग के साथ में। एंड नो हीट फ्लो बिटवीन दिस सिस्टम, तो मेरा कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और इस प्रोसेस को हमको पता है भाई, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडियाबैटिक। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों आइडियाबैटिक। द डेफिनेशन ऑफ दिस स्पेशल प्रोसेस आर समराइज। तो बच्चों हमने सारे प्रोसेस के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर मेरा टेम्परेचर रहता है फिक्स, ये हमको पता है। द आइडियल इक्वेशन गिव पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों आइडियल इक्वेशन हमारी क्या थी, कि पीवी क्या थी हमारी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर था। मुझे पता है कि भाई मेरा एन कांस्टेंट है, आर मेरा कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर देंगे, कांस्टेंट मैं कर दूंगा टेम्परेचर को, तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा पूरा पार्ट हो जाएगा कांस्टेंट। ये अगर पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया तो मेरा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमको भी ये पता लग गया है। ठीक है, ये हमको पता लग गया कि पीवी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज द बॉयल्स लॉ ऑफ द प्रेशर ऑफ द गिवन मास वेरी इनवर्सली एज द वॉल्यूम। तो बच्चों पीवी हमारा कांस्टेंट है और ये हमको बॉयल्स लॉ की हमको ये बोलते हैं, ये बॉयल्स लॉ भी हमारा ये है। अब यहां से हमको क्या पता लग सकता है भाई, यहां से हमको क्या पता लग सकता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है इस तरह से। ठीक है, और हमने क्या कर रहे हैं, इसके मैं मान लेता हूं कि इसके पास P है और इसके पास वॉल्यूम V है, और हमने क्या किया, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस से इसको हमने एक्सपेंड किया। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका प्रेशर क्या हो गया, इसका प्रेशर मान लेते हैं कि प्रेशर इसका हो गया, हम P डैश बोल देते हैं, और वॉल्यूम इसका मान लेते हैं कि भाई वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम हो रहा है 4V वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम से ये 4 गुना ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो हमसे पूछा जाए कि भाई हमारा प्रेशर क्या होगा इस टाइम के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर मेरा अगर इधर रहेगा इस टाइम पे, और इस टाइम पे भी मेरा टेम्परेचर रहेगा T, क्योंकि ये बच्चों हम बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या किया, इसको एक्सपेंड किया हमारे इस सिस्टम को, और ये हमने 4V कर दिया। तो भाई हमें पता है कि भाई पीवी हमारा कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा P1V1 इक्वल्स टू P2V2 हो जाएगा। ठीक है, P1V1 इक्वल टू P2V2 हो जाएगा। तो भाई मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा इनिशियली क्या है, मेरा प्रेशर था P, वॉल्यूम था मेरा बच्चों क्या V था।
तो पी वी इज इक्वल टू, अगर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पी डैश मुझे निकालना पड़ेगा, और मैं क्या करूंगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू करूंगा, तो ये मेरा 4v के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे पी डैश क्या मिलेगा, पी डैश मुझे यहाँ से मिल जाएगा बच्चों पी बाय 4। तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर हमारा होता है पीवी कांस्टेंट, ये हमेशा याद रखना। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसके अंदर एनआरटी वाला टर्म जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इफ एन आइडियल गैस गोस आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट P1V1 टू P2V2, अगर मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मेरा P1V1 से गया है वो P2V2 तक गया है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमको पता है भाई, वर्क डन हमारा होता है PdV के बराबर होता है। तो इसको मैं लिख दूंगा PdV इंटीग्रेशन P1V1 V1 से V2 तक, तो मैं इसको म्यू RT मतलब nRT ln V2 by V1 भी मैं इसको कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा आइसोथर्मल केस के अंदर। For an isothermal process, the internal energy of the ideal gas does not change. कह रहा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है बच्चों वो चेंज नहीं होती, क्योंकि भाई हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और हमें पता है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो डेल्टा टी पे डिपेंड करती है। डेल्टा टी पे ये डिपेंड करती है क्योंकि अगर मेरा टेम्परेचर ही फिक्स है तो मेरा इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा, जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी हमारा यहाँ पर है जीरो। क्योंकि डेल्टा टी हमारा क्या है, टी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मेरा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा हमारा जीरो। The first law of thermodynamics implies that the heat supplied to the gas equal to the work done by the gas Q is equals to W। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या बताता है कि भाई जो मेरा हीट सप्लाई किया गया है गैस के अंदर वो क्या है, जीरो है, तो मेरे क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि भाई मेरा क्यू क्या होता है, थर्मोडाइनमिक्स हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताता है कि क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। इसके अंदर बच्चों हमारा ये क्या कह रहा है कि भाई मेरा इंटरनल एनर्जी जीरो है क्योंकि मेरा टेम्परेचर जीरो है, तो मेरी हीट क्या हो जाएगी बच्चों, मेरी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी, मेरा वर्क डन के बराबर हो जाएगी। In an isothermal expansion, the gas absorb heat and does work। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर बच्चों हमारा क्या होता है, गैस हमारी क्या करती है, ऑब्जॉर्व करती है कुछ हीट को और कुछ ना कुछ काम करती है। ठीक है, हमारा जो इंटरनल एनर्जी आ रहा हो जाता है उसके इसके अंदर जीरो, और हमारा हीट एनर्जी क्या आ जाता है, वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन एन आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द गैस। तो बच्चों अगर मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा जिसके अंदर मेरा वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो मेरा क्या होगा, वर्क डन होगा मेरा गैस के ऊपर बाय द इन्वायरमेंट। ठीक है, और उसके केस के अंदर मेरी हीट हो जाएगी रिलीज। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस हमने देख लिया। अब बात करते हैं बच्चों हम आइडियाबैटिक प्रोसेस की। इन एन आइडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो बच्चों आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा सिस्टम जो होता है इंसुलेटेड होता है, मतलब कोई भी हीट हमारी क्या होगी, ट्रांसफर नहीं होगी, ना मेरा टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, क्योंकि मेरी जो वॉल है बच्चों सिस्टम की वो क्या है, आइडियाबैटिक इंसुलेटेड है। ठीक है, इन आइडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो बच्चों हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारा सिस्टम क्या इंसुलेटेड है सराउंडिंग के साथ में, तो मेरा कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा उनके बीच में, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, अगर मेरे पास ये टेम्परेचर है बच्चों टी है और इसका मान लेते हैं कि कुछ 10 टी है, तो बच्चों ये इंसुलेटेड है, तो मतलब इसके अंदर क्या होगा, हमारा कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब मेरा क्यू हो जाएगा इसके अंदर जीरो। एज अ रिजल्ट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो मेरी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, For an ideal gas, the relationship between the pressure, volume and the temperature during an adiabatic process is given by। तो आइडियल रिलेशनशिप बच्चों जो हमको मिलेगा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, वो हमको मिलेगा PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमको ये टर्म हमको मिलता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पर बच्चों मेरा P है बच्चों हमारा प्रेशर, V है बच्चों हमारा वॉल्यूम, और गामा क्या है, गामा बच्चों हमारा है रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरा जो आएगा बच्चों स्पेसिफिक आएगा स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब बच्चों क्या होगा, Cp डिवाइडेड बाय
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वो होता है बच्चों हमारा सीपी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो हो जाएगा हमारा सीवी। तो ये हमको गामा की वैल्यू जो होती है ये मिलती है सीपी बाय सी। ठीक है, एंड कांस्टेंट इन कांस्टेंट वैल्यू। एंड आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज, मान लेते हैं कि भाई आइडियल गैस है हमारे पास जो एडियाबैटिक चेंज से हो रही है, मान लेते हैं कि P1 V1 से जा रही हो P2 V2 तक, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई मेरा P1 V1 सॉरी PV टू द पावर गामा हमारा कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P1 V1 टू द पावर गामा इज टू P2 V2 गामा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस रिलेशन को लिख सकता हूँ। और ये गामा बच्चों डिपेंड करेगा उस गैस के प्रॉपर्टीज के ऊपर कि उनका सीपी क्या है, उनका सीवी क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। द वर्क डन ड्यूरिंग एन आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो बच्चों मेरा वर्क डन जो होगा आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। मेरा वर्क डन हो जाएगा क्या, एन आर टी या म्यू आर टी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। यहाँ पे डब्ल्यू है बच्चों मेरा वर्क डन, म्यू है बच्चों मेरा नंबर ऑफ मोल्स, आर है बच्चों मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर ये चेंज हो रहा है T1 से T2, आर द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, गामा बच्चों हमारा क्या है, गामा इज द रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, गामा बच्चों हमारा क्या है, रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट है। तो इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इफ W इज ग्रेटर देन जीरो, अगर मेरा W क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, देन द गोज गैस डस वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो मेरा क्या होगा, गैस मेरा वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर, एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज, और मेरा टेम्परेचर जो होगा गैस के ऊपर वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और उसके उल्टी तरफ अगर मेरा क्या होगा, वर्क डन मेरा नेगेटिव होगा, मतलब मेरा क्या हो रहा होगा, मेरा वर्क डन हो रखा होगा गैस के ऊपर बाय द सराउंडिंग, सराउंडिंग की वजह से मेरा गैस के ऊपर वर्क हो रहा होगा। एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज, और मेरा टेम्परेचर जो होगा गैस का वो इंक्रीज हो जाएगा। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, हमको पता है भाई आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, और अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है और मुझे पता है भाई मेरा वर्क डन क्या होता है, PdV के बराबर होता है, मतलब प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और अगर मेरा वॉल्यूम ही मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो मेरा PdV जीरो हो जाएगा, मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस, तो मेरा कोई वर्क डन नहीं होगा गैस के ऊपर या गैस की वजह से। From equation, the heat absorbed by the gas goes entirely into the change in its internal energy। तो मेरा क्या हो जाएगा, Q मेरा बराबर हो जाएगा U के। मेरा हीट जो होगा बच्चों वर्क डन के अंदर कन्वर्ट, मेरा वर्क डन हमारा जीरो है, तो मेरा हीट जो होगा इंटरनल एनर्जी के अंदर सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा। द हीट ऑब्जर्व बाय द गैस, तो मेरी जो हीट होगी बच्चों, जो मेरा Q होगा वो इंटायरली चला जाएगा इंटरनल एनर्जी के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा और उसके टेम्परेचर पे। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये आइसोकोरिक प्रोसेस हमारा काम करता है। The change in temperature for a given amount of heat is determined by the specific heat of the gas at constant volume। तो जो चेंज इन टेम्परेचर किसी अमाउंट का, मतलब अगर हमको डिफाइन करना है स्पेसिफिक हीट, वो डिपेंड करेगा उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमारा क्या है, प्रेशर, हम आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, मेरा वर्क डन हो जाएगा भाई आइसोबारिक के अंदर हमारा प्रोसेस, तो हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट है पर वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है। तो मैं वॉल्यूम को मान रहा हूँ कि भाई वो मेरा V1 से जा रहा है, V1 से जा रहा है, वो V2 की तरफ जा रहा है, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा PdV के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा उसको PV2 माइनस V1, जिसको मैं म्यू आर डेल्टा टीबी में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बच्चों हमारे वर्क डन को आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। सिंस टेम्परेचर चेंज सो डस इंटरनल एनर्जी, अगर मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मेरा इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हमारा उसके अंदर डेल्टा टी क्या है, चेंज हो रहा है। द हीट अब्जॉर्ब बाय द गैस, तो मेरी जो हीट होगी बच्चों, जो गैस की वजह से अब्जॉर्ब होगी, वो क्या करेगी, वो इंक्रीज कर देगी हमारी इंटरनल एनर्जी को, और वो कुछ पार्सली टू डू वर्क। तो हम उसके अंदर ये हमारा क्या होगा, हमारा क्या है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, तो हीट अब्जॉर्ब करेगा बच्चों, पार्सली करेगा, और हमारी इंटरनल एनर्जी चली जाएगी उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और मेरा वर्क डन उसके इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर बच्चों हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, और मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो मेरा इसके अंदर हीट एनर्जी और मेरी इंटरनल एनर्जी और मेरा वर्क डन तीनों के तीनों इसके इसके अंदर होंगे।
द चेंज इन टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कह रहा भाई जो मेरा चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरा किसी अमाउंट ऑफ हीट। तो मेरा चेंज इन टेम्परेचर वो मुझे क्या डिफाइन करेगा, अमाउंट ऑफ हीट डिटरमाइन करेगा हमारी स्पेसिफिक हीट हेड कैपेसिटी की गैस के एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, मेरा इनिशियल पॉइंट और मेरा फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। इन साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, एक इनिशियल स्टेट है, मान लेते कि P1 V1 है मेरे पास इनिशियल स्टेट की, मेरा प्रेशर और मेरा वॉल्यूम क्या है इस तरह से है। तो मेरा ये मान लेते कि इसका प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, फिर से ये अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, जिसके अंदर मेरा P1 V1 के बराबर ही है, तो मैं बोलूंगा ये मेरा साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर मेरा टेम्परेचर भी है, अगर मैं T1 इसको मान लेता हूँ कि मेरा टेम्परेचर और PV1 ये वापस से साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आ गया, और ये अपना टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर क्या कर लेता है, सेम अटेन कर लेता है जिस जो इसकी इनिशियल स्टेट थी। ठीक है, तो इस केस के अंदर बच्चों हमारा क्या होता है, इसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो यार हमें पता है कि भाई मेरा इनिशियल और मेरा फाइनल स्टेट सेम है, और हमें ये भी पता है कि भाई मेरा इंटरनल एनर्जी जो होता है, जो मेरा यू होता है, वो क्या होता है, वो एक स्टेट वेरिएबल होता है। वो पाथ पे डिपेंड ना करके वो फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा इस केस के अंदर मेरा P1 V1 T1 मेरा क्या सेम ही रहेगा, तो मेरा टेम्परेचर भी सेम रहेगा, तो मैं बोल दूंगा कि भाई मेरा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारा, वो 0 हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए। फ्रॉम इक्वेशन द टोटल हीट ऑब्जर्व्ड इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा इंटरनल एनर्जी तो मेरा 0 हो रहा है, पर मेरा Q जो होगा बच्चों वो वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जितना भी हीट ऑब्जर्व होगा वो बराबर होगा किसके, वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, तो सारे प्रोसेस के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं बच्चों हम रेफ्रिजरेटर की एंड हीट पंप्स की। ठीक है, रेफ्रिजरेटर इज द रिवर्स ऑफ हीट इंजन। बच्चों कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर जो होता है बच्चों हमारा हीट इंजन का एक रिवर्स होता है। हेयर इज द वर्किंग सब्सटेंस एग्जेक्ट द हीट Q2। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, मान लेते हैं कि भाई मेरा क्या है, मेरा कोई हीट Q2 वो क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है एक सिस्टम किसी कोल्ड रिजर्वायर से एट टेम्परेचर T2, जो कि एक टेम्परेचर क्या कर रहा है, T2 टेम्परेचर पर है कोल्ड रिजर्वायर। सम एक्सटर्नल वर्क W is done on it and Q1 is released so that the hot reservoir at temperature T1। तो इसके अंदर बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इसके अंदर रेफ्रिजरेटर और मेरा हीट पंप है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ हमारे हीट एनर्जी को, मान लेता हूँ उसको मैं Q2 है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कोल्ड रिजर्वायर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और उसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T2 है। तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा उसके ऊपर। ठीक है, और मेरा Q1 जो होगा हीट वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा टू द रिजर्वायर एट द टेम्परेचर T1। अ हीट पंप इज द सेम एज द रेफ्रिजरेटर। हीट पंप जो होता है बच्चों सेम होता है हमारे रेफ्रिजरेटर की तरह। वट टर्म वी कैन यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा हमारे डिवाइस के पर्पस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको हीट एनर्जी निकालनी है या प्रोवाइड करनी है, या तो हमको उसको हॉट करना है या कोल्ड करना है। ठीक है, इफ द पर्पस इज टू कूल अ पोर्शन ऑफ स्पेस, अगर हमको क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, कूल हम चाहते हैं कि भाई उसको हम टेम्परेचर उसका कम करना चाहते हैं, उसे कूल करना चाहते हैं किसी स्पेस को, लाइक इनसाइड ऑफ अ चैम्बर। अगर हम चैम्बर को हम क्या करना चाह रहे हैं, एक चैम्बर मान लेते हैं, और उसको हम क्या करना चाहते हैं, उसका टेम्परेचर हम कम करना चाहते हैं। हाइयर टेम्परेचर रिजर्वायर इन सराउंडिंग, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरा हाइयर टेम्परेचर क्या है, सराउंडिंग के अंदर है, वी कॉल द डिवाइस एज द रेफ्रिजरेटर। तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेफ्रिजरेटर। ये अगर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मान लेता हूँ एक चैम्बर है, और हम क्या चाहते हैं भाई, रेफ्रिजरेटर के अंदर हमें चाहता हूँ कि भाई मेरा टेम्परेचर इसके अंदर हो जाए कम। तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके क्या करना पड़ेगा हमारे रेफ्रिजरेटर को, इसको ये जो अपनी एनर्जी होगी, इसकी जो हीट होगी, इसको यहाँ से निकाल के सराउंडिंग में डालनी होगी। तो इससे मेरा क्या होगा, मेरा टेम्परेचर कम हो जाएगा। इफ द आइडिया इज टू पंप हीट इनटू अ पोर्शन ऑफ स्पेस, अगर हम क्या चाहते हैं कि भाई हम पंप करना चाहते हैं हीट को स्पेस के अंदर, द रूम इन द बिल्डिंग व्हेन द आउटसाइड एनवायरनमेंट इज कोल्ड। और अगर मेरा क्या है बच्चों, मेरा क्या है वो, अगर मेरा आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है, कोल्ड, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हीट पंप मैं बोलूंगा। ठीक है,
तो बच्चों जैसे कि अगर मेरे पास ये क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ इसका मैं आउटसाइड टेम्परेचर में मान लेता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस है, और मैं क्या चाहता हूँ भाई, मैं टेम्परेचर चाहता हूँ 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हीट एनर्जी इसको लेनी पड़ेगी। और अगर मैं मान लेता हूँ सराउंडिंग का टेम्परेचर मेरा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हीट यहाँ से देनी पड़ेगी इसको, ठीक है, ताकि ये मेरा क्या हो जाए, इसका टेम्परेचर कम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप काम करते हैं इस तरह से। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस अल्फा ऑफ द रेफ्रिजरेटर गिवन बाय, तो बच्चों जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है कि भाई कितनी अच्छी तरह से एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है, तो वो मेरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेरी हीट एनर्जी के ऊपर और मेरी वर्क डन के ऊपर। तो मेरा अल्फा क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय W हो जाएगा। नोट दैट वाइल ईटा बाय द डेफिनेशन कैन नेवर एक्सीड 1, तो कह रहा है कि भाई ईटा जो होता है बच्चों हमारा जो होता है 1 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अल्फा कैन बी ग्रेटर देन 1, और अल्फा मेरा क्या हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अल्फा बच्चों हमारा 1 से बड़ा हो सकता है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा Q2 जो होगा बच्चों मेरा ज्यादा होगा इसके वर्क डन के से रिस्पेक्ट में। ठीक है, Q2 अगर मेरा मेरा हीट एनर्जी जो होगा बच्चों ज्यादा होगा, तो मेरा वर्क डन उसके अंदर क्या होगा, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा वर्क डन हीट एनर्जी से कम हो रहा है, तो मेरा ये अल्फा क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा 1 को। इन हीट इंजन हीट कैन नॉट बी फुली कन्वर्टेड टू वर्क, तो हीट इंजन के अंदर बच्चों जो मेरी हीट होगी वो पूरी कन्वर्ट नहीं होगी वर्क के अंदर। लाइकवाइज अ रेफ्रिजरेटर कैन नॉट वर्क विदाउट सम एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो बच्चों अगर हमको क्या करना है, हमारे रेफ्रिजरेटर को क्या करना है, उसके अंदर इसकी हीट हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके ऊपर हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क डन हमको सिस्टम के ऊपर करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, हीट फ्लो हो पाएगा। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको पता है कि भाई मेरा क्या कौन कौन सी एनर्जी होती है, मेरा होता है हीट एनर्जी होती है, मेरी इंटरनल एनर्जी होती है, और मेरा वर्क डन होता है, और ये हमको देता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि भाई मेरा हीट जो होता है बच्चों मेरा इंटरनल एनर्जी प्लस मेरा वर्क डन के बराबर होता है, ये हमको पता है, और ये हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। Common experience show that there are many conceivable processes that are perfectly allowed by the first law and yet are never observed. ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हमने सारे प्रोसेस देख लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो भाई हमने आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइडियाबैटिक प्रोसेस देखा, आइसोथर्मल प्रोसेस हमने देख लिए हैं, 4 प्रोसेस हमने देख लिए। तो अभी बात करते हैं बच्चों हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसके अंदर हम बात करेंगे केविन प्लैंक स्टेटमेंट की। ठीक है, केविन प्लैंक स्टेटमेंट हमें क्या बताते हैं, कहती है कि भाई नो प्रोसेस इज पॉसिबल विदाउट सोल रिजल्ट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो ये हमको क्या बताता है कि भाई ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिससे हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हीट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जॉर्व कर सकते हैं किसी रिजर्वायर से। ठीक है, किसी अगर मैं क्या कह रहा है कि भाई किसी अगर मेरे पास ये सिस्टम है और ये मेरा रिजर्वायर मैं बोल लूं इसे, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, रिजर्वायर है, और मैं क्या चाह रहा हूं, अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को हीट इसको ऑब्जॉर्व करनी है, तो मुझे इसके ऊपर कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना वर्क डन के ये हमारा हीट इसके अंदर ही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरा कंप्लीट हीट जो होगा वो जो ट्रांसफर होगा, अगर मैं हीट ले रहा हूं यहाँ से, तो मेरा वर्क डन भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ेगा। क्लोसियस स्टेटमेंट हमको क्या बताती है, क्लोसियस स्टेटमेंट हमको बताती है कि भाई नो प्रोसेस इज पॉसिबल विदाउट सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू द हॉटर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो क्या करेगा, एक कोल्डर, जैसे कि अगर मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास क्या है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे पास अगर मेरे पास सिस्टम है, मैं बोल देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, मेरा टेम्परेचर मैं इसका मान लेता हूँ, इसका मैं T1 मान लेता हूँ, इसका मैं T2 मान लेता हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मेरा T1 क्या है, मेरा छोटा है T2 से। तो भाई मेरा टेम्परेचर अगर T1 मेरा ये इस तरह से है, मेरे पास ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, मेरा ये सिस्टम में दोस्तों उसको बोल दूं, अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तुम सराउंडिंग भी इसको बोल सकते हो। तो ये कह रहा है कि भाई मेरा अगर टेम्परेचर T1 मेरा छोटा है T2 से, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं क्या करूं, कि मैं ऐसा इस तरह करूं कि भाई मेरा टेम्परेचर क्या हो, मेरा और कम हो जाए, कि मैं इससे ऐसी और ऐसा हीट ले लूं कि जिससे मेरा टेम्परेचर कम हो जाए, मैं इसको हीट प्रोवाइड कर दूं। अगर मेरा T2 बच्चों पहले ही, सॉरी सॉरी अगर ये बच्चों क्या है, ये मेरा T2 में इसको मान लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ कि मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा टेम्परेचर T2 जो क्या है बच्चों लेस देन है T1 से। ठीक है, इसका टेम्परेचर पहले ही कम है, तो बच्चों ये कह रहा है कि भाई मेरा अगर सॉरी ये इस तरह से नहीं है, T1 को हम छोटा मानते हैं बच्चों T2 से।
तो भाई अगर मेरा टेम्परेचर T1 को मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरा 5 डिग्री सेल्सियस है, T2 को मैं बोल रहा हूँ कि ये 20 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरे को टेम्परेचर को क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस करना है, मेरे को टेम्परेचर को कम करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा प्रोसेस में नहीं कर सकता कि मैं एक हाई होटर ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूं, मैं उससे क्या करूं, हीट उसको मैं और प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, मेरे पास क्या है, पहले ही टेम्परेचर इसका कम है कि कोल्ड कि कोल्ड चीजों से हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई कोल्ड चीजें पड़ी है तो मैं क्या कर सकता हूं, अपना हॉट से मैं और कोल्ड नहीं ले सकता हूं। ठीक है, दिस स्टेटमेंट अबव आर कंप्लीटली इक्विवेलेंट, और ये बच्चों स्टेटमेंट जो है कंप्लीटली इक्विवेलेंट है। अब बात करते हैं बच्चों हम रिवर्सिबल प्रोसेस की। A thermodynamic process state I to state F is reversible if the process can turn back such that both the system and the surrounding return to the original states। तो कह रहा है कि भाई मेरा थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्टेट आई है, मेरा इनिशियल स्टेट है और मेरा फाइनल स्टेट है, मैं मान लेता हूँ, अगर वो रिवर्सिबल मैं उसको बोल रहा हूँ। इफ द प्रोसेस कैन टर्न बैक, अगर मैं क्या करूंगा, मेरे प्रोसेस को मैं वापस लेके आ जाऊंगा उस सिस्टम को, ठीक है, एंड द सराउंडिंग रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट, और मेरा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्टेट पे अगर वो पहुंच जाएगा विद नो अदर चेंज एनीवेयर एल्स, और अगर वो किसी का चेंज नहीं हो रहा होगा यूनिवर्स के अंदर, मेरी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, मेरा स्टेट में मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं रिवर्सिबल, जैसे कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, प्रोसेस आके रिवर्सिबल आ गया, मतलब ये वापस से भी अटेन कर सकता है उसकी इनिशियल स्टेट को, उसको मैं बोलता हूँ मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस। Reversible processes are idealized notion and can only occur in quasi-static condition with no dissipative effect। रिवर्सिबल प्रोसेस को बच्चों अगर आइडियलाइज नोटेशन से हम देखें तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, उसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में बोलूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं काफी ज्यादा क्या कर रहा हूं, स्लोली स्लोली इस प्रोसेस को कर रहा हूं, जिससे मेरा क्या हो रहा है, डिसिपेटिव इफेक्ट मेरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं अपने जैसे कि मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये P1V1 पे है, ये PV पे मैं मान लेता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, और वापस अगर ये P2V2 पे चला गया, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस होगा, ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस होगा, और ये वापस आएगा मान लेते हो, तो मैं इसको मैं क्वासिस्टेटिक प्रोसेस को उसको मैं बोल देता हूं। तो इसके इनिशियल पॉइंट पे होगा, तो इसको मैं कहूंगा अगर ये इनिशियल पॉइंट पे ये आ सकता है, इसके इनिशियल स्टेट पे ये आ सकता है, तो मैं इसको बोलूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस है वो। ठीक है, वो अपने इनिशियल स्टेट पे आ सकता है वापस। और उसी तरह से बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस देखा, उसी तरह से बच्चों अगर मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो उसका उल्टा होगा, जस्ट कि वो अपने इनिशियल स्टेट पे नहीं पहुंच पाएगा। मोस्ट नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, कह रहा है कि जो भी बहुत सारे जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मीनिंग दे कैन नॉट रिवर्स, मतलब इसका मतलब कि वो रिवर्स नहीं हो सकते विदाउट कॉजिंग अदर चेंज इन द यूनिवर्स। वो रिवर्स तो हो जाएंगे, पर मेरा क्या होगा, वो कुछ ना कुछ यूनिवर्स के अंदर, सराउंडिंग के अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे। ठीक है, कि जैसे कि ये मेरा क्या है, P1V1 मैं बोल देता हूं, और ये P2V2 पे जा रहा है। ठीक है, P2V2 पे जा रहा है, मान लेते ये इस स्टेट पे ये आ गया, और मुझे क्या चाहता हूँ कि ये वापस से ये स्टेट पे जाए, तो बच्चों मुझे कुछ ना कुछ इसके अंदर हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको वर्क डन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ये कुछ ना कुछ अपने इनिशियल स्टेट पे जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ यूनिवर्स के अंदर हमारा चेंज होगा, हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, हमारी क्यू मेरी हीट एनर्जी चेंज होगी, और मेरा वर्क डन भी चेंज होगा। इरिवर्सिबल अराइसिस फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबिलिटी हमारा कब आता है, जब हमारा क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट ना हो, मतलब वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में ना हो। एंड डिसिपेटिव इफेक्ट लाइक फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी, और उसके अंदर हमारा क्या लगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर हमारा डिसिपेटिव फोर्स लगे, जिससे हमारा क्या हो, उसके अंदर हमारी एनर्जी जा रही होगी। जैसे या तो हम फ्रिक्शन बोल सकते हैं या विस्कोसिटी बोल सकते हैं, जो हमारी हीट एनर्जी के अंदर जो हमारा सरफेस क्या होगा, हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारे इस फॉर्म के अंदर ही वो डिसिपेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों हम रिवर्सिबल प्रोसेस की, देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोवाइड द बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमको क्या बताता है, कई बेसिक्स हमको ये प्रोवाइड करता है। तो ये हमको क्या बताता है कि भाई कितनी एफिशिएंसी हमारी हो सकती है हीट इंजन की। ठीक है, एफिशिएंसी जैसे बच्चों हम चेक करते हैं, जैसे कि यार रेफ्रिजरेटर को हम बोलते हैं कि यार इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो ये हम रिवर्सिबिलिटी सिग्निफिकेंस से हम इसको देख सकते हैं कि हमारी कितनी एनर्जी हमको उसको प्रोवाइड करनी है, कितनी एनर्जी हमको उससे लेनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
हीट इंजन बेस्ड ऑन द रिवर्सिबल प्रोसेस अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर मेरा हीट इंजन क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या कर सकता है, रीच कर सकता है, अलाउड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। All practical engine involve some irreversibility and hence have lower efficiency than reversible engine। तो पर हमारे प्रैक्टिकल जो इंजन होते हैं, जो हम नेचर के अंदर देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हमारी इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब वो एक अपने क्या हो सकता है, वो अपने वापस से इनिशियल स्टेट पे नहीं आ सकता। तो इसलिए बच्चों हमारी उसके केस के अंदर हमारी एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग डिसिपेटिव फोर्स हमारा लगता है, डिसिपेटिव एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों ये होता है बच्चों हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।